वो लेके आए थे अपना कॉर्पोरेट टैक्स रेट। कंपनी जो कंपनीज होती है ना, उनका टैक्स रेट अलग होता है, उसको हम कॉर्पोरेट टैक्स रेट बुलाते हैं। तो वो श्रीलंका के अंदर 28% था, उसको कम करके 24% पे ले आया गया। ओके सर, थैंक यू। देन भी 2 मिनट वेट कर लेते हैं। 6 पार्टिसिपेंट्स थे लास्ट टाइम, तो मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा वेट कर लें ताकि जिसने और ज्वाइन करना कर ले। जी श्योर, ठीक हो गया सुनील भाई। सर जी, जब ये आईएमएफ के प्रोग्राम में थे तो फिर उन्होंने टैक्स काम क्यों किए थे? जब आईएमएफ का प्रोग्राम 3 सालों का था, 2016 से 2019 तक का, $1.5 बिलियन का। अच्छा जी, चलिए लेट्स स्टार्ट। आई थिंक वी हैव अ कंसीडरेबल नंबर। तो ये इन्होंने टैक्स वाला सारा सिनेरियो कर दिया। अब इसकी वजह से क्या हुआ, सिर्फ और सिर्फ इस पर्टिकुलर जो इन्होंने टैक्सेशन कम किया और इनइनफॉर्म टैक्सेशन कम किया, इससे इकोनॉमी का 2% यानी कि 2% ऑफ द जीडीपी वाज लॉस्ट ओनली बिकॉज ऑफ द टैक्स कट्स। यार ये आवाज का बताया मुझे प्लीज। अच्छा, हमारी तरफ कोई इश्यू नहीं है, जिनको आवाज का इश्यू आ रहा है वो रीज्वाइन ऑडिबल है जी, प्लीज रीज्वाइन कर लें जिसको इश्यू है। ठीक है जी, 2% ऑफ द जीडीपी वाज लॉस्ट ओनली बिकॉज ऑफ दीज इल इन्फॉर्म्ड टैक्स कट्स। ठीक है, अपने आप को म्यूट कर लें यार प्लीज, म्यूट कर लें जो भी म्यूट है। अच्छा, अब देखें अब क्या होता है। अब इसके बाद मामला यहाँ पे नहीं उठता। प्लीज म्यूट कर लें, प्लीज म्यूट कर लें। Then, सबसे बड़ा burden जो है वो एक गवर्नमेंट के ऊपर क्या होता है। ठीक है, हम सबसे पहली बात कर रहे हैं पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा मसला क्या है। पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा मसला ये है कि हमारी इंपोर्ट बहुत ज्यादा है, हमारी एक्सपोर्ट बहुत कम है। ठीक है, ये राजापक्सा फैमिली की बहुत पुरानी हिस्ट्री है। महिंदा राजापक्सा बहुत पहले है, लेकिन फिर ये गोत्याबा राजापक्सा और ये सारी फैमिली जो है ये पावर के अंदर आई बिलीव 2020 में ही आए हैं। अच्छा ठीक है जी, तो क्या होता है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का डिफरेंशियल बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के डिफरेंशियल को हम क्या बुलाते हैं? ठीक है, आप लोग सीएसएस एस्पिरेंट्स हैं, व्हाट इज इट कॉल्ड? व्हाट इज इट कॉल्ड? सर बैलेंस ऑफ पेमेंट। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के डिफरेंस को बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं, पक्की बात है, या बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट, बैलेंस ऑफ ट्रेड कहा जाता है जी। ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर बहुत सी चीजें आती हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर करंट अकाउंट होता है और साथ आपका कैपिटल अकाउंट और फाइनेंशियल अकाउंट होता है। करंट अकाउंट के अंदर आपका सबसे पहले आता है बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर क्या आता है, डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स। ठीक है, एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ एंड इंपोर्ट्स ऑफ सर्विसेज एज वेल। फिर करंट अकाउंट के अंदर एक और बहुत बड़ा जो सेगमेंट है उसको हम यूनिलैटरल ट्रांसफर्स बुलाते हैं। यूनिलैटरल ट्रांसफर का मतलब होता है जो आपकी रेमिटेंसेस, जो हमारे लोग बाहर रहते हैं या काम करते हैं वो जो पैसे भिजवाते हैं वो। तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के डिफरेंसेस को हम कहते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड। आप में से कोई मुझे बता सकता है पाकिस्तान का बैलेंस ऑफ ट्रेड कितना है? सर $36 बिलियन। क्या $36 बिलियन? सरप्लस डेफिसिट कैसे, क्या डेफिसिट राउंड अबाउट $36 बिलियन। $36 बिलियन का तो वैसे अभी नहीं हुआ अभी तकरीबन। ठीक है, लेकिन $30 बिलियन सर के करीब का पहले हमारा तो जो है सरप्लस में था, लेकिन अभी तो नेगेटिव हो गया। पहले सरप्लस में था, अभी यार हमारा अकाउंट बैलेंस कब रहा है सरप्लस में? हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड सरप्लस में कब रहा है? सर वो करंट अकाउंट की बात कर रहे हैं सर, जो वो हाँ नया जी, वो हाँ जी, कोड में हुआ था। यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि दीज आर सम डिफरेंसेस। बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो करंट अकाउंट का एक हिस्सा है। बैलेंस ऑफ ट्रेड इज जस्ट वन पार्ट ऑफ द करंट अकाउंट। करंट अकाउंट ओवरऑल उसके अंदर रेमिटेंसेस भी आती हैं, उसके अंदर यूनिलैटरल फ्लोज और भी आते हैं, मुख्तलिफ चीजें होती हैं। ठीक है, तो पाकिस्तान का $30 बिलियन का डेफिसिट है, $30 बिलियन तकरीबन।
ठीक है, अब $30 बिलियन का डेफिसिट का क्या मतलब है कि $30 बिलियन की इंपोर्ट हम ज्यादा करते हैं जितनी हम एक्सपोर्ट करते हैं। अब इसका क्या मतलब है कि जितने आपके मुल्क में सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्ट से पैसे आते हैं, डॉलर आते हैं, आप डॉलर में हम ट्रेड करते हैं, उससे $30 अरब ज्यादा जो है वो मुल्क से बाहर जाता है। करते थे और उसी से ही अपनी एग्रीकल्चरल आउटपुट बनाते थे और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को बाहर दुनिया में एक्सपोर्ट करते थे। समझ आ रहे हैं? श्रीलंका की बहुत बड़ी इंपोर्ट किस चीज की थी? फर्टिलाइजर की। ये जो खेतों फसलों के अंदर इस्तेमाल होता है एग्रीकल्चर आउटपुट को बढ़ाने के लिए। ठीक है, अब इस राजापक्सा फैमिली ने क्या कहा? इन्होंने कहा कि जी हम इतनी इंपोर्ट बर्दाश्त नहीं कर सकते, इंपोर्ट की वजह से हमारी इकोनॉमी जो है वो बहुत बड़े प्रॉब्लम के अंदर है। तो नाउ व्हाट विल वी डू? हम लोग फिल फॉर फर्टिलाइजर की इंपोर्ट के ऊपर बैन लगा रहे हैं। ठीक है, फर्टिलाइजर की इंपोर्ट के ऊपर बैन लगा। किस लिए बैन लगाया गया? कि जी हमारी इंपोर्ट्स जो है हमने रिड्यूस करनी है, वी हैव टू रिड्यूस आवर इंपोर्ट्स। ये पॉइंट समझ आ रहा है आपको कि क्यों फर्टिलाइजर के ऊपर बैन लगाया गया? इंपोर्ट को कम करने के लिए, ताकि आपका जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है किसी तरीके से वो नॉर्मलाइज हो जाए और आपका जो डॉलर है वो मुल्क से बाहर ज्यादा ना जाए। जितना कम डॉलर बाहर जाएगा उतना कम आपको कर्ज लेना पड़ता है फॉरेन एक्सचेंज को मेंटेन करने के लिए। इज दिस पॉइंट क्लियर यहाँ पे? ये यस समझ सर। आ रही है बात आप यस लोगों को? सर, यस सर। सर उनके मैनिफेस्टो में बताया ना कि हमने ऑर्गेनिक करना है इसको। जी जी, मैं उसी की तरफ आ रहा हूँ, और उसको पाकिस्तान के साथ फिर लिंक करते हैं। अच्छा, अब ये जो है किस लिए किया गया? ये इसलिए किया गया कि जब हम फर्टिलाइजर की इंपोर्ट को रोकेंगे, जो कि जिसकी वजह से एक इनऑर्गेनिक एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होती है, उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि हमारे मुल्क के अंदर ऑर्गेनिक पैदावार होगी, यानी कि नेचुरल जो है हम पैदावार किया करेंगे ऑफ द एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। ठीक है, अब इससे जनाब क्या होता है? दिस वाज एन इल इन्फॉर्म्ड डिसीजन। मैनिफेस्टो का फैसला था, पॉपुलिस्ट फैसला था, आवाम को खुश करने का फैसला था, ग्राउंड रियलिटी से दूर था। इंपोर्ट बैन करने से फर्टिलाइजर से क्या हुआ? आपकी एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन जो है वो डिक्रीज हो गई, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन वेंट डाउन, डिक्रीज हो गई। और उल्टा क्या हुआ? इस फैसले की वजह से इंपोर्ट उनकी और ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि जब पैदावार कम हुई, ठीक है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन कम होने का मतलब ये है कि ईटेबल्स जो हम दालें खाते हैं, चावल खाते हैं, बाकी चीजें जो हैं उनकी पैदावार कम हो गई। उनकी पैदावार जब कम हो गई तो फिर आपको क्या करना पड़ा? पहले आप फर्टिलाइजर इंपोर्ट करते थे, अब आपको फाइनल प्रोडक्ट इंपोर्ट करना पड़ गया। ठीक है, अब आपको जो है ईटेबल्स इंपोर्ट करने पड़ गए, फूड इंपोर्ट आपकी बढ़ गई। और फूड इंपोर्ट वो आइटम है जो कि ना रोका जा सकता है ना कम किया जा सकता है। पाकिस्तान का भी एग्जैक्ट सेम ट्रेजेक्टरी। ठीक है, तो आप लोगों को ये पॉइंट समझ आ रहा है कि कैसे हुआ है सारा ये? और उल्टा क्या प्रॉब्लम हुआ कि इंपोर्ट कम करने के चक्कर में वो फैसला लिया जो कि इल इन्फॉर्म था, ग्राउंड रियलिटीज के बरक्स था, आपकी इंपोर्ट ओवरऑल उस मुल्क की बढ़ गई। तो प्रॉपर एक साइकिल चल रहा है जो कि मैंने आईएमएफ प्रोग्राम से शुरू किया। ये सारे पॉइंट्स जो हैं उसके अंदर ऐड होते जा रहे हैं, और अगर आपको सवाल आता है तो आप उसके अंदर ये बहुत अच्छी हेडिंग्स बना के उसको किसी ना किसी तरीके से लिंक कर सकते हैं। ठीक है जी, ये सारा मामला हो गया। और अब रिसेंटली पिछले 3 महीने में दुनिया में सबसे बड़ा इशू क्या चल रहा है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में? यूक्रेन वॉर। ठीक है, यूक्रेन वॉर के पाकिस्तान के ऊपर क्या असरात है, कोई मुझे बता सकता है? पाकिस्तान के ऊपर सर इस तरह के उसमें यूक्रेन को आप उससे इंपोर्ट करते हो वीट, और इस तरह रशिया से ऑयल जो है तो इंपोर्ट होता है, पूरी दुनिया में ऑयल इंपोर्ट होता है। जब रशिया से आप कम कर देंगे, ऑयल बैन कर देंगे, तो ऑयल की डिमांड बढ़ जाएगी, जिससे बाकी ओपेक कंट्रीज हैं वो भी अपना रेट बढ़ा देंगी, और इसकी बिल्कुल वजह ठीक से है, पूरे मतलब ओवरऑल ये हुआ है कि फूड प्राइसेस, व्हीट प्राइसेस, ऑयल प्राइसेस के ऊपर दुनिया के अंदर एक फर्क पड़ गया। ठीक है, अब ये डेफिनेटली कोई मुल्क इससे इम्यून तो नहीं है। तो जब पूरी दुनिया में इफेक्ट आना था तो श्रीलंका पे भी आना था, लेकिन श्रीलंका के ऊपर बिल्कुल गलत टाइम के ऊपर इम्पैक्ट आया, बिल्कुल गलत टाइम के ऊपर इम्पैक्ट आया जब दे वर ऑलरेडी स्ट्रगलिंग। ठीक है,
तो यूक्रेन क्राइसिस ने क्या किया, यूक्रेन क्राइसिस ने मामलात को और ज्यादा जो है प्रोपगेट कर दिया और एक्सपोनेंशियली जो है श्रीलंका के अंदर एक फाइनेंशियल क्राइसिस ने जन्म ले लिया। इसके अलावा एक और भी बहुत बड़ा फैक्टर था, ये तो जब हम श्रीलंका के अंदर टूरिज्म की बात करते हैं ना, सबसे ज्यादा टूरिस्ट श्रीलंका के अंदर कौन से मुल्क से आते हैं? रशिया से। ठीक है, क्या हुआ कि एक नेचुरल किस्म का फ्लाइट बैन था, रशियंस जो हैं दे वर नॉट मूविंग आउट, और वो ये कोशिश कर रहे थे कि हम ना जाएं क्योंकि देयर वाज अ हेट्रेड इन द एंटायर इंटरनेशनल कम्युनिटी के जी रशिया इज द एग्रेसिव, और वो एक हल्के मुल्क के ऊपर, कमजोर मुल्क के ऊपर जो है, और वो हमने रशिया यूक्रेन वैसे हमने बहुत डिटेल में डिस्कस करना है, तो बाकी सारे डायनामिक्स मैं आपको उसके अंदर बता दूंगा सारे। ठीक है, तो ओवरऑल श्रीलंका जो है वो इस इफेक्ट से भी दूर नहीं रहा। ठीक है, तो इन सारे फैक्टर्स ने मिला जुला के क्या किया, श्रीलंका को वन ऑफ द वर्स्ट क्राइसिस के अंदर अब धकेल दिया। अब श्रीलंका क्या कर रहा है इस पॉइंट इन टाइम पे, श्रीलंका के अंदर फ्यूल को राशन किया जा रहा है, श्रीलंका के अंदर ईटेबल्स को राशन किया जा रहा है। राशन का क्या मतलब है कि एक स्पेसिफिक क्वांटिटी जो है वो दी जाए। इसके अलावा क्या हो रहा है श्रीलंका के अंदर, वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट हैं, इकोनॉमी इज ऑन द वर्ज ऑफ अ कोलैप्स। और याद रखिएगा ये वो मुल्क है जिसने बहुत से लोगों को गुर्बत से निकाला है, जिसने 3 गुना अपना जीडीपी पर कैपिटा बढ़ाया है। ठीक है, जिसको आईएमएफ ने अपर मिडिल इनकम कंट्री के अंदर क्लासिफाई किया है, वो कंट्री जो है इस टाइम पे इन हालात से गुजर रही है। ठीक है, अब यहां पे मुझे आप जरा पैरेलल्स थोड़े से ड्रॉ करें बिटवीन पाकिस्तान और इस तरह की सिचुएशन के। ठीक है, अब आप ये देखें कुछ दिन पहले, बल्कि लेट्स गो टू द प्रीवियस गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान। ठीक है, जस्ट बिफोर लीविंग द ऑफिस, ठीक है, खान साहब ने फ्यूल प्राइसेस के ऊपर एक फैसला लिया था, और फ्यूल प्राइसेस के ऊपर खान साहब ने सब्सिडी दी थी और फ्यूल की कीमत कम कर दी थी। ठीक है, इट वॉज एन इल इन्फॉर्म्ड डिसीजन। ठीक है, तब भी हमें पूरी दुनिया और इदारे यही कह रहे थे, हमारे इकोनॉमिस्ट भी हमें यही कह रहे थे कि भाई ये नहीं कम हो सकता, वी आर इन नीड ऑफ रेवेन्यू। ठीक है, पेट्रोलियम लेवी बाकी तरह से हमें पैसा चाहिए, आप कीमत कम करेंगे सब्सिडी बढ़ जाएगी। ठीक है, वो फैसला लिया गया। अब क्या होता है, जब एक मुल्क में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है और नई हुकूमत आती है ना, हम लोग जो है हुकूमत को जज करते हैं सबसे ज्यादा किस चीज के ऊपर, इकोनॉमिक मैनेजमेंट की। और मेरा ये मानना है कि जो हुकूमत इकोनॉमिक फ्रंट के ऊपर हमेशा डिलीवर करती है वो हुकूमत को सबसे ज्यादा सक्सेसफुल समझा जाता है। ठीक है, इकोनॉमिक मैनेजमेंट जो है इट इज अकिन टू अ परफेक्ट गवर्नेंस मॉडल। अब क्या हुआ, नई गवर्नमेंट आई, शहबाज शरीफ के सामने लास्ट वीक जो है मेरे ख्याल 10 दिन पहले प्रपोजल प्रेजेंट किया गया तेल की कीमतें बढ़ाने का ओगरा की तरफ। अब क्योंकि नई गवर्नमेंट थी और वो जिस तरीके से आई है, तो इस गवर्नमेंट को ये प्रॉब्लम था कि यार अगर हमने आते ही तेल की कीमत बढ़ा दी तो क्या होगा। अवाम कहेगी कि यार ये लोग तो बड़ा उसको गिरा रहे थे, ठीक है, इनके पास तो अपने पास कोई प्लान नहीं है, ये भी खुद ही महंगाई करेंगे, ये भी वही काम करेंगे जो पिछली गवर्नमेंट ने किया। तो शहबाज शरीफ साहब ने क्या फैसला लिया मुफाद आमा में कि जी हम फ्यूल प्राइसेस नहीं बढ़ाएं। अब फ्यूल प्राइसेस ना बढ़ाने की वजह से 15 दिनों के अंदर हमें 600 अरब रुपए की सब्सिडी देनी है, 600 बिलियन रुपीस। 600 अरब रुपए की सब्सिडी जो है वो हमारी हुकूमत देगी उस टाइम के अंदर जब हम आईएमएफ के पास बैठे हुए हैं किसी तरीके से $1 बिलियन की ट्रांच लेने के लिए, जो कि तकरीबन 200 अरब रुपया बनता। ठीक है, तो इस तरह के जो फैसले होते हैं, ठीक है, वो आपको इकोनॉमी के अंदर लॉन्ग टर्म के अंदर हर्ट करते हैं। पॉलिटिकली तो चले वाह वाह हो गई कि बाजी क्या बात है, रिजेक्ट कर दिया, बड़ा प्रेशर था, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो है बड़ा प्रूडेंट फैसला लिया, उन्होंने तेल की कीमतों को नहीं बढ़ने दी। ठीक है, जबकि क्या हो रहा है कि जो भी इकोनॉमी को समझता है, जो भी समझता है कि हम कितनी बुरी तरह रेवेन्यू जनरेशन की हमें जरूरत है, उनको इस चीज का अंदाजा हो रहा है कि भाई प्राइस इंक्रीज होना चाहिए था ऑयल का। ठीक है, प्राइस इंक्रीज होना चाहिए था, ग्रेजुअली होना चाहिए था, क्योंकि इंटरनेशनली यूक्रेन का मामला चल रहा है, क्रूड ऑयल की प्राइसेस बढ़ रही हैं, एंड यू कैन नॉट सस्टेन सच अ बिग सब्सिडी। आप नहीं इतनी बड़ी सब्सिडी जो है वो मेंटेन कर सकते, आप नहीं इतनी बड़ी सब्सिडी चला सकते। इससे ओवरऑल क्या होता है, जब आपकी सब्सिडी बढ़ती है आपके एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं, आपके एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं, तो आप कौन सी पॉलिसी है गवर्नमेंट की जो कि इफेक्ट होती है खर्चे बढ़ने से, क्या कहते हैं हम उस पॉलिसी को,
कौन सा डेफिसिट जो है वो बढ़ता है? सर फिस्कल डेफिसिट कहते हैं। फिस्कल डेफिसिट बढ़ता है जी। ठीक है, फिस्कल डेफिसिट बेसिकली क्या होता है? जब आपका खर्चा जो है वो ज्यादा होता है, आपके रेवेन्यूज कम होते हैं, फिस्कल डेफिसिट बढ़ जाता है। फिस्कल डेफिसिट जब बढ़ता है, फिस्कल डेफिसिट को पूरा कैसे किया जाता है? सर लोन है। ऑस्टेरिटी मेजर्स किए जाते हैं, जिस तरह इमरान खान ने कोशिश की करने की। उसके अलावा आप अपनी इनकम को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, वो थ्रू एक्सपोर्ट्स होती है, और अपने जो खर्चे हैं वो कम करने की कोशिश करते हैं, वो थ्रू ऑस्टेरिटी होती है। चले, वो तो यार सारे लॉन्ग टर्म हो गए। सर लोन लेते हैं, ठीक लोन है, ठीक है, सबसे बड़ा आसान सवाल जवाब क्या है? लोन कर्जा। लेते हैं। सर सब्सिडी खत्म कर देते कर्जा हैं। ले लेते हैं। सब्सिडी खत्म होती है, कर्जा ले लेते हैं। ये शॉर्ट टर्म के अंदर ये होते हैं। एक्सपोर्ट तो यार कब बढ़ेगी कब नहीं बढ़ेगी, ऑस्टेरिटी कब होगी कब नहीं होगी, तो यार वेरी वेरी लॉन्ग टर्म मेजर्स, और बहुत बाद में असरात आते हैं। आपने तो फिस्कल मामलात को भी पूरा करना है। ठीक है, तो आप क्या करते हो? आप अपने Indirect स्टेट बैंक taxes से लोन लेते हो। ठीक है, आप कमर्शियल बैंक से लोन लेने लग जाते हो। ठीक है, अभी परसों जो है पूरा जहाज भर के हमारी हुकूमत सऊदी अरेबिया जा रही है। ठीक है, ठीक है, अब क्या होगा? ठीक है, अब आपको लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ उम्रा करने जा रहे हैं? डू यू रियली थिंक कि ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए है? द पॉइंट इज कि वहां भी जाके हमने अपने लिए इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज मांगना है, क्योंकि अल्टीमेटली क्या होता है कि वी आर इन नीड ऑफ दिस। ठीक है, हमें जब तक कोई ना कोई मुल्क सपोर्ट नहीं करता, सऊदी अरेबिया से हमें सबसे बड़ा इकोनॉमिक बेनिफिट क्या हो सकता है? रॉयल ऑयल सर, सर ऑयल Fuel. फैसिलिटी दे सकते हैं, और उसके अलावा आपको कोई deferred लोन payment फैसिलिटी करते भी हैं दे सकते हैं। जी, ऑयल फैसिलिटी ऑन डेफर्ड पेमेंट सबसे बड़ा हमें जो है डेफर्ड पेमेंट के ऊपर मिल सकती है कि हम ऑयल लेते रहें, 3 महीने के बाद या 6 महीने के बाद उनको पैसे दे दें। या दूसरी चीज ये है कि वो कोई 2-3 अरब डॉलर जो है वो हमारे स्टेट बैंक के पास रखवा दें, वो हम इस्तेमाल नहीं करते। पहले भी उन्होंने ये किया हुआ है। ठीक है, उनको रिजर्व कहा जाता है, और वो हम इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन उससे ये होता है कि हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ जाते हैं, और हम जो है हमारा करेंसी जो है वो स्टेबलाइज हो जाए। ठीक है, तो हम इस तरह के अब कामों में लगे हुए हैं, और सपोर्ट जो है सऊदी अरेबिया की वुड बी वेरी वेरी वाइटल, अगर हमें फॉरेन इस इकोनॉमिक क्वागमायर से किसी ने निकालना है। ठीक है, विच आई बिलीव वो किसी ना किसी तरह कर लेंगे, क्योंकि दिस गवर्नमेंट प्रेजेंटली इज ऑन बेटर टर्म्स विद द रिपब्लिक विद द किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया। और रिसेंटली आज दोपहर को कराची के अंदर हमने देखा है कि एक अटैक हुआ है। ठीक है, ऑन चाइनीज नेशनल। ठीक है, ऑन चाइनीज नेशनल एक अटैक हुआ है। ठीक है, और उससे क्या फर्क पड़ेगा? ठीक है, हमेशा यही होता है कि किसी ना किसी तरह से कोशिश की जा रही होती है बाय एक्सटर्नल फोर्सेस कि पाकिस्तान और चाइना की इक्वेशन को किसी तरह हर्ट किया जाए। वी ऑल नो कि पाकिस्तान में जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, जो आपके एनर्जी के मामलात हैं, सारा कुछ कहां से ठीक होना है? सारा कुछ ठीक होना है इफ वी आर एबल टू कैपिटलाइज ऑन द फेज 2 ऑफ चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ठीक है, अब क्या हुआ? आज फिर वो वाकया हो गया। कुछ अर्सा पहले दासू डैम के ऊपर वाकया हुआ था, तो अभी मैं बल्कि कुछ देर पहले इधर डिप्लोमेटिक एनक्लेव इस्लामाबाद में निकला था, तो सारा बंद किया हुआ था। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जो हैं वो चाइनीज एम्बेसी में आए हुए थे अभी थोड़ी देर पहले, एंड ही वाज देयर राइट अवे टू कंसोल विद द एम्बेसडर ऑफ चाइना टू पाकिस्तान, क्योंकि वी नो कि क्या है, वी रिलाई ऑन चाइना इकोनॉमिकली, बहुत ज्यादा रिलाई करते हैं। और आज वाले वाकये ने फिर हमारे रिलेशंस को बहुत बुरी तरह डेंट किया है, एंड वी नीड टू मेक श्योर कि हम किसी ना किसी तरह इसके ऊपर एक्ट करें। ठीक है, किसी ना किसी तरह इसके ऊपर मामलात को हम स्टेबलाइज करें, क्योंकि फिर हमारा मुल्क जो है फ्रॉम द वेस्टर्न बॉर्डर, अफगानिस्तान वाले बॉर्डर के साइड से हम दोबारा डिस्टेबलाइज हो रहे हैं। और पिछले कुछ अरसे के अंदर हमने देखा है कि मामलात हैव टेकन अ डिफिकल्ट टर्न फॉर द कंट्री अगेन। तो मकसद ये है सारी बातें बताने का कि ये जो हम बातें करते हैं ना कि भाई इंपोर्ट खत्म कर दो, यार क्या इंपोर्ट खत्म कर दो मुल्क ठीक हो जाएगा? भाई आपका मुल्क जो है इट इज अ कंज्यूमरिस्टिक इकोनॉमी। आपका मुल्क चीजें बनाता नहीं है। ठीक है, आपका मुल्क जो है उसको कंज्यूम करने की आदत है। आपके मुल्क के अंदर इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा है। जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो इंपोर्ट के ऊपर चलते हैं। आपके मुल्क में इंडस्ट्री नहीं है, आप एक ट्रेडिंग इकोनॉमी बन गए थे बहुत अरसे के लिए। ठीक है, आप अगर इंपोर्ट को बैठे बैठे बंद कर दोगे तो उससे क्या होगा? उससे शॉर्टेज हो जाएगी ऑफ द इंपॉर्टेंट गुड्स। 2019 में जब अभिनंदन वाला वाकया हुआ, पाकिस्तान और इंडिया के टाइज वेंट टू अ हिस्टोरिक लो। ठीक है, हमने क्या किया? वी अप्लाइड अ फिल फॉर बैन ऑन इंपोर्ट फ्रॉम इंडिया।
और हमें इस चीज का अंदाजा नहीं था कि जो हमारी मेडिसिन है, स्पेशली कैंसर मेडिसिन और बहुत सी और मेडिसिन, उन सब का इंग्रेडिएंट्स कहाँ से आते हैं? इंडिया से आते हैं। इंपोर्ट बैन करना तो आपको बहुत अच्छा लगा, चलो जी इंपोर्ट बैन हो जाएगी। कुछ अरसे के बाद क्या हुआ, आपकी लोकल मार्केट के अंदर कैंसर ड्रग अवेलेबल नहीं थी, ठीक है, बाकी मेडिसिन अवेलेबल नहीं थी क्योंकि इंग्रेडिएंट्स इंडिया से आते हैं। तो फिर आपने क्या किया, यू साइंड एन एक्सेप्शन कि भाई सिर्फ ये चीज जो हम इंडिया से मंगवा सकते हैं। तो द पॉइंट इज कि हुकूमतें और ये जो है वी टेक पॉपुलिस्टिक डिसीजंस, ठीक है, हम पॉपुलिस्टिक डिसीजंस लेते हैं व्हिच आर नॉट ग्राउंडेड ऑन इकोनॉमिक फैक्ट एंड सेम हैपेंड विद श्रीलंका एंड नाउ श्रीलंका इज फेसिंग द ब्रंट, ठीक है, श्रीलंका ब्रंट फेस कर रहा है। श्रीलंका को इस क्वागमायर से कौन निकाल सकता है? सबसे पहले श्रीलंका को इस क्वागमायर से आईएमएफ दोबारा निकालेगा, ठीक है, आईएमएफ के साथ उनकी बातचीत दोबारा शुरू हो रही है, आईएमएफ के साथ सारी बातचीत होगी। और दूसरा जो उनको निकालेगा वो उनका हमसाया है। कौन सा हमसाया है श्रीलंका का? जो कि बहुत इंडिया। ज्यादा उनकी पॉलिटिक्स के अंदर भी इन्वॉल्व होता है और बहुत उनको सपोर्ट करता है, दैट इज इंडिया। इंडिया। तो अब पता क्या है, इंडिया ने उनको $1 बिलियन पहले भी दे दिया हुआ है। तो अब ये जब तक एक्सटर्नल कंट्रीज नहीं आएंगे, श्रीलंका की मदद नहीं करेंगे, तब तक श्रीलंका इस प्रॉब्लम से नहीं निकलेगा। और इसके अंदर एक और चीज ये है, डेट पे डिफॉल्ट करने का एक फायदा ये होता है कि जिन जिन मुल्कों के आपने, जिन क्लब्स के आपने पैसे देने होते हैं, वो फिर अल्टीमेटली क्या करते हैं, वो आपको एक कंसेशन दे देते हैं फॉर योर लोन्स, या आपके जो लोन्स की मैच्योरिटी है, टाइम फ्रेम है, उसको बढ़ा देते हैं। ऐसा नहीं है कि श्रीलंका का मुल्क ही खत्म हो जाएगा या श्रीलंका के अंदर कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। श्रीलंका विल नाउ बी टेकिंग सम टाइम टू मूव टुवर्ड्स द पाथ ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। टाइम लगेगा श्रीलंका को मूव करते करते, और वहां पे पहुंचने के लिए इट विल नीड एक्सटर्नल हेल्प, इट विल नीड द हेल्प ऑफ आईएमएफ, इट विल नीड द हेल्प ऑफ वर्ल्ड बैंक, इट विल नीड द हेल्प ऑफ पेरिस क्लब, इट विल नीड द हेल्प ऑफ G7, इट विल नीड द हेल्प ऑफ G20, इट विल नीड द हेल्प ऑफ इंडिया, इट विल नीड द हेल्प ऑफ चाइना, ठीक है। अब आते हैं चाइना पे। आप में से कितने लोगों ने ये सुना हुआ है कि जी चाइना ने जो हम्बन टोटा पोर्ट बनाई है, उसकी वजह से श्रीलंका के ये हालात हो? और कितने लोग ये समझते हैं कि फॉर एग्जांपल कि पाकिस्तान भी जो है वो चाइना के डेट ट्रैप डिप्लोमेसी के अंदर फंसा हुआ है, और चाइना हमें खा जाएगा, और चाइना जो है ओवरटेक कर लेगा, हम चाइना के गुलाम बन जाएंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी सारी कहानी। श्रीलंका के बारे में भी यही बहुत सारी बात की जाती है कि जी श्रीलंका जो है वो इस वक्त पहुंचा ही इसलिए है क्योंकि चाइना उसको बेसिकली अपनी डेट ट्रैप डिप्लोमेसी के अंदर फंसा है। कौन डिफाइन करेगा डेट ट्रैप डिप्लोमेसी क्या होती है? व्हाट इज डेट ट्रैप डिप्लोमेसी? सर उसमें ये है कि आपको कोई लोन देता है, आप उसको पे नहीं कर पाते, इंटरेस्ट बढ़ता जाता है। फिर जब आप बिल्कुल ही पे करने की पोजीशन में नहीं होते, तो फिर वो कंट्री आपसे पॉलिटिकल डिमांड्स करता है कि आप उसको पॉलिटिकल कंसेशन दो, फॉर एग्जांपल कोई बेसिस दो, कोई आप अपने स्ट्रेटेजिक अपने उसको एसेट्स दो यूज करने के लिए। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इसमें यह इसका है कि यही आप लोन मतलब है देते कि हैं, आप लोन देते हैं डेवलपमेंट के लिए, लेकिन उसका इंटरेस्ट रेट बहुत हाई रखते हैं। वो देखते हैं कि डेवलपमेंट होगी मुल्क में, प्रोडक्ट शुरू करते हैं, लेकिन जब इंटरेस्ट रेट की बारी आती है इतना हाई होता है तो वो वापस पे नहीं कर पाते उसको, तो डेट ट्रैप में फंसते हैं। ठीक है, तो ये एक विशियस साइकिल है, ठीक है, डेट ट्रैप इज अ विशियस साइकिल, ठीक है। पाकिस्तान भी उसी डेट ट्रैप के अंदर फंसा हुआ है। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि पाकिस्तान का डेट टू जीडीपी का क्या रेशियो है, डेट टू जीडीपी रेशियो का ये मतलब है कि आपका जितनी जीडीपी है उसमें से कितना फीसद डेट है, ठीक है। तो आप मुझे ये बता सकते हैं कि कितने परसेंट पाकिस्तान का डेट टू जीडीपी रेशियो है? डेट टू जीडीपी रेशियो पाकिस्तान का क्या है? तकरीबन 85-86% है। 85 to 86% इज द डेट टू जीडीपी रेशियो। डेट टू जीडीपी रेशियो अगर नहीं समझ आया, मैं दोबारा बता देता हूँ। सबसे पहले जीडीपी क्या है? जीडीपी आपकी इकोनॉमी का पूरा साइज है, ठीक है। जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज आपके मुल्क के अंदर, आपके मुल्क की ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज के अंदर प्रोड्यूस होते हैं इन अ गिवन ईयर, ठीक है, उनकी मैं वैल्यू को ऐड कर लूं, ठीक है। और ये बड़ी सिंपलिस्टिक सी मैं आपको डेफिनेशन बता रहा हूँ आप लोगों को सिंपल रखने के लिए, उसको जीडीपी बुलाता है। और हर साल मैं अपनी इकोनॉमी को कैसे मेजर करता हूँ कि हर साल उसके अंदर इजाफा कितना आया है, उसको हम जीडीपी ग्रोथ बुलाते हैं, ठीक है, उसको हम जीडीपी ग्रोथ बुलाते हैं। पाकिस्तान का क्या जीडीपी ग्रोथ रेट है पिछले साल का? 5.6। रीबेसिंग के बाद है ये 5.6 जो है, ये रीबेसिंग के बाद हुआ है, ठीक है। 5.6% पाकिस्तान की 4.3 इकोनॉमी था। ग्रो हुई थी, ठीक है। 5.6% अगर आपने कहना है तो आप ये कह सकते हो कि रीबेसिंग के बाद पाकिस्तान ने एक स्टेप उठाया था जिसको हम रीबेसिंग ऑफ द इकोनॉमी कहते हैं। तो वो 5.6% जो है ये उसके बाद हुआ, ठीक है।
पाकिस्तान की इकोनॉमी का साइज क्या है डॉलर्स में? सर अप्रोक्सीमेटली $300 बिलियन। 347 अरब डॉलर हमारी इकोनॉमी का साइज है। 347 बिलियन डॉलर्स ये रीबेसिंग के बाद हुआ। रीबेसिंग में आप लोगों को कल समझा दूंगा कि पाकिस्तान ने रीबेसिंग के अंदर कैसे किया। मैं आर्टिकल भी जहन साहब को भेज दूंगा, वो आपके साथ शेयर कर देते हैं, पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो रीबेसिंग ऑफ द इकोनॉमी आप लोगों को पता होनी चाहिए कि व्हाट इज रीबेसिंग ऑफ द इकोनॉमी और कैसे हुई है। ठीक है, हमको मतलब इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ यही पता होना चाहिए कि रीबेसिंग हुई है, उसका मतलब क्या है, उसके स्पेसिफिक्स में जाने की आप लोगों को जरूरत नहीं है। लेकिन आप लोगों को यार ये नंबर्स पता होने चाहिए इकोनॉमी के। पाकिस्तान टैक्स टू जीडीपी का रेशो कितना है? कोई बता सकता है टैक्स टू जीडीपी का रेशो कितना है पाकिस्तान का? 16%। टैक्स टू जीडीपी का मतलब क्या है यार? ये गूगल कर लें, जहन में चलें, गूगल करने से कुछ पता लग जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं। सर 8.1% है। 9%। 9% के करीब है। टैक्स टू जीडीपी का मतलब क्या है? सर आपके जीडीपी टोटल जितनी टैक्स है टू जीडीपी उसके कंपैरिजन में आपका टैक्स का जो अमाउंट है वो कितना है? ठीक है, अब ये जो 9% टैक्स टू जीडीपी रेशो है, जितना हम टैक्स इकट्ठा करते हैं अपनी जीडीपी के कंपैरिजन में, दिस इज द लोएस्ट इन द इंटायर रीजन, यानी कि लोएस्ट इन द इंटायर साउथ एशियन रीजन। ठीक है, साउथ एशिया की जो एवरेज है वो 12% है, वो 12% है। और आईएमएफ ने एक स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है फॉर द इंटरनेशनल इकोनॉमीज। ठीक है, वो टैक्स टू जीडीपी रेशो 15% अगर आईएमएफ कहता है आपका है तो यू आर गुड टू गो। पाकिस्तान इज वे बिलो, पाकिस्तान इज समवेयर अराउंड 9%। ठीक है, तो हमारा ये भी बहुत बड़ा इशू है। तो यार ये सारी टर्म्स हैं, आई वुड सजेस्ट यू प्लीज इन सारी टर्म्स को जो है कर लें, ये बहुत जरूरी है आपके आंसर के अंदर। एंड यू विल नॉट बी एबल टू आंसर करंट अफेयर्स और पाकिस्तान अफेयर्स विदाउट नॉलेज ऑफ द इकोनॉमी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, तो मैं चाइना की बात कर रहा था कि हम समझते हैं कि चाइना ने श्रीलंका को डेट ट्रैप डिप्लोमेसी में फंसाया हुआ है। ठीक है, ऐसे नहीं है। ठीक है, हम फिर हम्बन टोटा पोर्ट की बात करते हैं कि जी हम्बन टोटा पोर्ट 99 ईयर की लीज पे जो है वो चाइना ने श्रीलंका से ले लिया है, श्रीलंका के साथ जो है वो बहुत ज्यादा जुल्म हुआ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, वी नीड टू डिस्पेल दिस नोशन कि ऐसा नहीं है। ये जो है ना कि जी श्रीलंका चाइना सबको फंसा लेता है, ये वो डिस्कशन है जो कि हर दूसरा बंदा करता है विदाउट नोइंग व्हाट इज हैपनिंग ऑन द ग्राउंड। अब जो श्रीलंका के टोटल कर्जे हैं उसमें से जो कर्जा है उसका सिर्फ और सिर्फ 10% चाइना से आता है, सिर्फ और सिर्फ 10% चाइना से आता है, ओनली 10%। चाइना से ज्यादा लोन तो श्रीलंका को जापान ने दिया हुआ है, चाइना से ज्यादा लोन तो श्रीलंका को अमेरिका ने दिया हुआ है। चाइना का टोटल लोन जो है वो श्रीलंका का 10% लोन बनता है। ठीक है, और श्रीलंका का जो टोटल लोन है उसमें सबसे बड़ा जो पोर्शन है वो 30% जो है वो उन्होंने बॉन्ड्स इशू किए हैं। ठीक है, बॉन्ड्स ये होते हैं कि आप एक पेपर इशू करते हो, सिंपल टर्म्स में आपको बता रहा हूँ। ठीक है, उसके अंदर जी मैं इसके अंदर सम अप कर दूंगा जैन भाई। ठीक है, उसके अंदर क्या होता है कि आप बॉन्ड्स इशू करते हो, बॉन्ड्स के ऊपर आप सूद देते हो, इंटरेस्ट देते हो और उसके बदले आपको पैसे मिलते हैं। तो 30% जो है सबसे ज्यादा लोन जो है वो उन्होंने वो दिया हुआ है सॉवरेन बॉन्ड्स का, इंटरनेशनल बॉन्ड्स। अब जो हम्बन टोटा पोर्ट है इट इज अ मिथ। हम्बन टोटा पोर्ट इज अ मिथ। हम्बन टोटा पोर्ट जो है वो बनाई गई है चाइनीज एक्सिम बैंक, चाइना का एक बैंक है जिसको एक्सिम बैंक कहा जाता है, उसने बनाई है। अब इस एक्सिम बैंक ने बनाई, इट वाज हैंडेड ओवर टू श्रीलंका फॉर रनिंग स्मूथली, बट श्रीलंका वाज इनकरिंग टोटल लॉसेस, कंटिन्यूअस लॉसेस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, और श्रीलंका इसको मैनेज नहीं कर पा रहा था और उल्टा ये श्रीलंका की इकोनॉमी के लिए एक बॉटल नेक बना हुआ। ठीक है, बॉटल नेक बना हुआ था, नथिंग एल्स। तो फिर क्या होता है कि श्रीलंका, चाइना का एक है चाइना मर्चेंट ग्रुप, चाइना मर्चेंट ग्रुप में ये जो पोर्ट है फॉर 1.12 बिलियन, 1.12 अरब डॉलर के एवज जो है श्रीलंका ने, चाइना ने ये पोर्ट जो है श्रीलंका से ली। तो रादर देन इनकरिंग फर्दर लॉसेस, ठीक है, चाइना हेल्प्ड श्रीलंका बाय पेइंग इट 1.12 बिलियन डॉलर्स, और उल्टा ये फायदा हुआ है और श्रीलंका के चांसेस एज अ ट्रांजिट इकोनॉमी जो है वो बढ़ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि श्रीलंका की एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन, श्रीलंका की बहुत ही एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है और हम्बन टोटा पोर्ट की भी एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन है।
ठीक है, अगर आपने वो पर्ल पॉलिसी पढ़ी हो, पर्ल्स और वो सारा कुछ जो है चाइना का जो पॉलिसी है जिसकी वजह से ये BRI और सारे प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, उसके अंदर एक जो डॉट है दैट इज द हम्बनटोटा पोर्ट ऑफ श्रीलंका. No doubt it was very very vital for China and China wanted to have Hambantota port on its side, but the way जिस तरह इसको प्रोटेक्ट String of Pearls या जिस तरह इसको प्रोजेक्ट किया जाता है, ठीक है, वैसे नहीं है. ठीक है, ये जो 1.12 बिलियन डॉलर्स श्रीलंका को मिला था, ये तो उल्टा उनके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल साबित हुआ. ठीक है, तो ये ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जी श्रीलंका चाइना के कर्जों की जोर में आके जो है श्रीलंका जो है फंस गया है और बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम्स हो गए हैं और श्रीलंका जो है किसी जोगा नहीं रहा. ऐसा बिल्कुल नहीं है. ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी उनकी कोई पॉलिसी नहीं चल रही. ठीक है, आप जरूर ये कह सकते हो कि किसी ना किसी जगह पे चाइना की डेट ट्रैप डिप्लोमेसी हमें जरूर नजर आई है, जिसका एक एग्जांपल है, एक अफ्रीकन मुल्क है, उसको ज़ैम्बिया बुलाते हैं. ठीक है, ज़ैम्बिया का जो कैपिटल है, आई बिलीव लुसाका शायद उसका कैपिटल है. उसका जो लुसाका का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो भी चाइना के पास है, लेकिन दैट इज आल्सो अंडर द मॉडल दैट वी हैव डिस्कस्ड राइट नाउ. ठीक है, और पाकिस्तान के अंदर भी इस तरह की बहुत सी बातें की जाती हैं. पाकिस्तान के अंदर बहुत से जो प्रोजेक्ट्स हैं सीपेक के, दे आर ऑन BOT पर्पसेस. BOT क्या होता है? बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर. ठीक है, बिल्ड करें, खर्चा करें, ऑपरेट करें, खर्चा पूरा करें और पाकिस्तान को ट्रांसफर करें. ठीक है, लोन का पोर्शन अलग है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट का पोर्शन अलग है. तो ऐसा नहीं है कि जी वी आर आल्सो एंगेज्ड इन दैट पर्टिकुलर डेट ट्रैप डिप्लोमेसी. ठीक है, तो ये सारी मैंने आपके साथ बात करनी थी ओवरऑल. आप लोगों के अगर कोई अब स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं जब तक ये मीटिंग एंड में, कितना टाइम है हमारे पास इस मीटिंग के अंदर? जी 5 मिनट्स हैं. अगर आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ लें, बाकी जो सवाल हैं वो कल के लिए रख लें. आई विल सी यू पीपल टुमारो इंशाल्लाह. और अगर आप लोगों ने कुछ इस मुतालिक पूछना है, कल का जैन भाई क्लास का टाइम जो है इट वुड बी 9:45 PM. ठीक है, 9:45 के ऊपर आई विल जॉइन यू पीपल टुमारो 9:45 PM पे. ठीक है, क्योंकि मेरी भी थोड़ी सी यहाँ पे ट्रेनिंग चल रही है तो मैंने उनको देखना. तो 9:45 PM के ऊपर आई विल ज्वाइन यू पीपल और आपके साथ लिंक जो है वो शेयर हो जाएगा. ठीक है, आप लोगों के कोई सवाल है, कोई चीज है, मुझे बता दें. आप लोग कुछ डिस्कस करना चाह रहे हैं जो हम वो भी डिस्कस कर लेंगे. ठीक है, आप लोगों को जिस जिस चीज से हेल्प होती है, जिस जिस चीज से मदद होती है, आई एम रेडी फॉर दैट. ठीक है, टाइम जरा शॉर्ट ही है मेरे पास भी, तो इस टाइम पे जितनी सर आप लोगों की मैं हेल्प कर सकता हूँ. सर आपने ये क्या बताया था, चाइना मर्चेंट? वो एक सिर्फ नाम जिन्होंने बता रहा था. अगर आप नाम, चाइना मर्चेंट मतलब ये ग्रुप ना कहते हैं, लिखे चाइना मर्चेंट ग्रुप. मर्चेंट ग्रुप. जी यार, ये पॉलिटिकल डिस्कशन हम लोग नहीं करते होते. देखें, मैं आपको एक छोटी सी चीज बताऊं, जो सिविल सर्वेंट होता है ना, वो हुकूमत का मुलाजिम नहीं होता, वो रियासत का मुलाजिम होता है. ठीक है, हम रियासत का मुलाजिम होते हैं हम लोग. ठीक है, हम लोग पेपर्स के अंदर एक सबसे पहली बात है, नाम नहीं लिखते होते. ठीक है, नाम नहीं होते. आप PMLN नहीं लिख सकते, आप PTI नहीं लिख सकते, आप इमरान खान नहीं लिख सकते, आप शहबाज शरीफ नहीं लिख सकते. आप लिखते हैं द इनकम्बेंट गवर्नमेंट, आप लिखते हैं द इनकम्बेंट प्राइम मिनिस्टर, आप लिखते हैं द फॉर्मर गवर्नमेंट. नो नेम्स प्लीज. नेम्स लिखने से पता लगता है कि आप लोगों का जो एक्सप्रेशन है दैट इज नॉट रिफाइंड एंड वी डू नॉट यूज नेम्स. नेम्स इस्तेमाल नहीं होते. ठीक है, हम हमारे लिए कोई परवाह, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कौन बैठा हुआ है कौन नहीं बैठा हुआ. Our concern is with the policies. ठीक है, our concern is with what is happening in the economic arena. Our concern is how we are progressing at the foreign front. We do not care who is in power. Questions में नाम नहीं आएगा. Questions में नाम नहीं आएगा. ठीक है, सर questions में आपने नाम नहीं जो आएगा. इकोनॉमी की आपने सर बताया मुख्तलिफ टर्म्स जिसकी वजह से ये क्राइसिस वगैरह आए हैं, वो सर सिर्फ उन क्राइसिस के वो जो पॉइंट्स हैं सिर्फ वही बता दें जो आपने सारे बताए हैं. सिर्फ पॉइंट्स बता दें कि क्या क्या चीजें इफेक्ट करती हैं. किस चीज को? ये सर इकोनॉमी को, जो अभी जो आपने सारे पॉइंट्स बताए, जिस तरह टैक्स टू GDP रेशो, बैलेंस ऑफ ट्रेड और इस तरह के सारे. ये मैं आपको टर्म्स भिजवा देता हूँ और इसके ऊपर कल डिस्कशन कर लेंगे शुरू. ठीक है, मेरे पास जो है वो है, कल इसके ऊपर शुरू में इंशाल्लाह डिस्कशन कर लेते हैं. ठीक है, मैं कल आप लोगों को इसके ऊपर बता दूंगा. तो भाई नाम नहीं आते. ठीक है, ये अपने जो सियासी बायसेस हैं इनको पेपर में जाने से पहले साइड पे रख के जाइएगा. ठीक है, आप किसी को वहां पे सपोर्ट नहीं कर सकते, आप किसी के नाम नहीं लिख सकते, आपको सियासत के ऊपर डायरेक्ट सवाल नहीं आएगा. अगर आप किसी की साइड लेंगे, ठीक है, तो इससे क्या पता लगता है? इससे ये पता लगता है कि आप लोगों का इतना क्लियर नहीं है. पाकिस्तान इज नॉट हेडिंग टुवर्ड्स श्रीलंका. नंबर 1 रीजन, वी आर इन IMF प्रोग्राम. नंबर 2, पाकिस्तान के रेमिटेंसेस, हमें $30 अरब आया पिछले साल रेमिटेंसेस के अंदर. तो वी आर नॉट ऑन द सेम वर्ज एज श्रीलंका.
ठीक है, ठीक है, वी आर सर नॉट ऑन द सेम पाथ एज श्रीलंका। हम अभी श्रीलंका जितनी पॉलिसीज के ऊपर नहीं पहुंचे, ठीक है, हमारा डायस्पोरा इज वेरी वेरी एक्टिव एंड वी आर नॉट ऑन द सेम पाथ एज श्रीलंका, इवन दो बहुत सी सिमिलैरिटीज हमें मिलती हैं। और अभी हमें बहुत से मुश्किल फैसले जो है इन द कमिंग डेज हमने करने हैं। फ्यूल जो है इट विल स्काई रॉकेट, आपके इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस दे विल स्काई रॉकेट, लेकिन दे आर द नीड ऑफ द आवर, ठीक है, दे आर द नीड ऑफ द आवर। हमारे पास पैसा जो है खत्म हो रहा है, वी आर कंटिन्यूअसली रनिंग ऑन लोन्स। हमारी डेट सर्विसिंग जो है, नंबर 1 खर्चा पाकिस्तान का क्या है? डेट सर्विसिंग का। डेट सर्विसिंग का मतलब क्या होता है? सूद भरना, ठीक है, सबसे बड़ा खर्चा हमारा ये है, ठीक है। सीपेक फेज 2 के ऊपर भी बात कर लेंगे, लेकिन अब मुझे नहीं पता कितने लेक्चर्स है मेरे पास, क्या टाइमिंग है, ठीक है, लेकिन उसके ऊपर भी हम जो है कर लेंगे। आई होप आप लोगों को जितने भी कॉन्सेप्ट्स आज हमारी बात हुई है, ठीक है, उसके सर ऊपर एक सवाल है सर। जी जी पूछो, जल्दी पूछो। सर आपने जो जितनी भी मतलब डिस्कशन की, वो फिस्कल पॉलिसी की साइड पे की आपने, मतलब इसमें मॉनेटरी पॉलिसी का क्या किरदार है इसमें, मतलब जैसे फ्लेक्सिबल मॉनेटरी पॉलिसी एक्सचेंज का रेट। बिल्कुल है, मॉनेटरी, जी जी बिल्कुल ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी का अभी टाइम कम है, मैं आपको जो है जैन भाई, कल हम जो है शुरू में, टॉपिक हमारा कल का क्या है? अच्छा, जो भी टॉपिक है हम शुरू में आधा घंटा जो है मैं आपको मॉनेटरी पॉलिसी के हिसाब से भी जो है सारा समझा दूंगा, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी कैसे एक्ट कर रही है, ठीक है, वो भी मैं आपको बता दूंगा कि मॉनेटरी पॉलिसी का क्या किरदार है, कैसे है, ठीक है, ठीक है। लेकिन जैन भी कल हम जो है थोड़ा सा टाइम इनको और डिस्कशन थोड़ी सी करूंगा टर्म्स वगैरह की आफ्टर टाइम, फिर उसके बाद सर जो है हम लोग रशिया सर ये पूछना था मैंने आपसे कि जो एक चले फॉर्मर जाएंगे, जो गवर्नमेंट की एक पॉलिसी रही है कि कंज्यूमरिज्म से ग्रोथ रेट बढ़ाना है हमने, जिस तरह ये इमरान खान से पिछली वाली जो गवर्नमेंट थी उसकी एक पॉलिसी थी कंज्यूमरिज्म, हम ज्यादा इंपोर्ट करेंगे तो उससे ग्रोथ बढ़ेगी। तो इस तरह की पॉलिसी का सर क्या इम्पैक्ट होता है? क्या ये आपकी आवाज नहीं आ रही वाकई है हेल्पफुल होती है या मुझे मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही, वैसे आप क्या कह रहे हैं? एनीवेज, अब आपके जो भी सवाल हैं यार वो मैं कल ले लूंगा, आप लोग लिख दें, आप लोग ग्रुप के अंदर जो है के भेज दें, आप जैन साहब को भेज दें, मैं इंशाल्लाह उनको कल जो है आंसर कर लूंगा, ठीक है, मैं कर लूंगा, ठीक है। आई कॉल इट अ डे फॉर डे। आई होप यहाँ से कुछ सीखा, कुछ फीडबैक है, कोई बात है तो जरूर बताइए कि कैसे बेहतर, ठीक है। तो आई सी यू पीपल इंशाल्लाह टुमारो, ठीक है जी, ख्याल रखें अपना, सी यू पीपल टुमारो इंशाल्लाह।